नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 22 जनवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से लिया गया है और यह आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां गूगल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरिए आप लोग और इस तरह से आपका 1 बाय 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप यह परीक्षा एक बार में क्रैक कर सकेंगे। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिली में दुनिया का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है, जबकि जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है, भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश है, उसके बाद मणिपुर है। तीसरा है, चाल्कोसाइट, चाल्कोपाइराइट और बॉक्साइट तांबे के कुछ लोकप्रिय अयस्क हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों का यहाँ पे इन कथनों को देखिए, इनका उत्तर दीजिए, तब तक मैं खबरों को देख लेता हूँ। यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इंडिया टू सेंड इंडस्ट्री डेलीगेशन फॉर कॉपर माइनिंग अपॉर्चुनिटीज इन जाम्बिया। तो जाम्बिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है, दूसरा सबसे बड़ा कॉपर का उत्पादक देश है। तो अब बात आती है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक कॉपर कौन उत्पादन करता है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जहां से विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी ही बहती है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कांगो नदी यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में, यह देख सकते हैं ये वाला पार्ट, और यहाँ जाम्बिया में, तो यह दो जगह पे सबसे ज्यादा कॉपर। विश्व में बात की जाए तो ये देख सकते हैं चिक्वी कमाटा, यह विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, चिली में है। फिर पेरू है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राजील, रशिया और अपना भारत। तो इस तरह से भारत में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, करीब 46% तांबे का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, यहाँ पर देख सकते हैं खेतड़ी झुंझुनू जिले में है, भरतपुर, अलवर, उदयपुर यहाँ पर भी होता है। तो सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी। और तीसरा जो है झारखंड में, यह सिंह भूमि और घाटशिला क्षेत्र, यहाँ पर करीब 21% तांबा पाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें जो है देखा जाए तो सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे पे राजस्थान है, यहाँ गलत हो। और यह इसके लोकप्रिय अयस्क नहीं है। बॉक्साइट तो अपने आप में खुद एक जो है खनिज है, जो कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया करता है। विश्व की सबसे बड़ी वीपा खान सुना होगा, बॉक्साइट की खान है, कहां? जो है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे अपने भारत में उड़ीसा में बॉक्साइट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से सीधे जोड़ने वाली पहली नहर है। दोस्तों, स्वेज नहर की बात आती है तो इस समय यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इजराइल हमास युद्ध के बाद लगातार अगर देखा जाए तो यमन के हुती विद्रोही इन क्षेत्रों पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दिए हैं। 15 से 20 बार यहाँ के शिप को प्रभावित किया है, अटैक किया है। इसी के मद्देनजर अमेरिका ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया हुआ है और इस तरह से अब लोग स्वेज नहर को दरकिनार कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं और दूसरी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ से रास्ता। तो यह जो स्वेज नहर है, अभी यहाँ पर हम लोग मानचित्र में देखते हैं। तो इस दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए, दोनों कथनों को देखिए, इनका उत्तर दीजिए। तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं मानचित्र में। यह भूमध्य सागर है, देख रहे हैं ना, लाल सागर को यही नहर, इसमें जो है झीलें हैं, ग्रेट बिटर लेक, टिम्सा लेक, लिटिल बिटर लेक, और यह पोर्ट सईद से यहाँ पर स्वेज तक जुड़ा हुआ है। तो अभी ये जो खबर आई हुई है इकोनॉमिक्स टाइम से, तो यूरोपीय जो व्हीट शिपमेंट है वह क्या कर रहा है, इस रूट को अब दरकिनार कर रहा है, बाईपास कर रहा है। अब वो किससे? अफ्रीका महाद्वीप से ऐसे गुजर के जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो स्वेज कैनाल में परिवहन 40% कम हो गया है। तो ये देख सकते हैं, यह मिस्र जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें दोनों सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत सभी प्रकार के नक्सली संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, पहला कथन। दूसरा है नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र जिसे हम रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा कहते हैं, तो यह जो है पश्चिम बंगाल में 1967 में, हाँ, यह जो है स्टार्ट हुआ था नक्सलवाड़ी क्षेत्र से। हालांकि वह अब क्षेत्र शांति क्षेत्र है। इसका प्रभाव तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में जहां जहां यह नक्सली पाए जाते हैं उन्हें हम लाल गलियारा कहते हैं, रेड कॉरिडोर कहते हैं। इसका उत्तर पर आप लोग विचार कीजिए, तब तक हम लोग खबर देख लेते हैं। इसको हम लोग आंतरिक सुरक्षा से जोड़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि हमारे देश के गृह मंत्री ने 3 साल की समय सीमा तय की है छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म हटाने की, माओइस्ट को खत्म करने की। तो दोस्तों, इसके लिए यूएपीए कानून की बात ना करें तो यह कैसे हो सकता है। तो यह कानून आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए लाया ही गया था। और दोस्तों, इस कानून में अब तक 6 बार बदलाव किए गए हैं। टाडा सुना होगा, पोटा, मकोका, गुजरात कोका, ये सब कानून बीच बीच में संशोधन होते रहे। और इस तरह से पहले क्या होता था, किसी संगठन को आतंकवादी गुट घोषित किया जाता था। अब व्यक्ति को, जो 2019 में संशोधन हुआ है, व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो दोनों इसमें दोनों कथन सही आता, उत्तर इसका सी होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग मून, यहां पर मिशन है, यह जापान का है, आप लोग जान ही चुके होंगे। इस उपलब्धि के साथ जापान क्या है, 5वां देश बन गया है। इससे पहले 4 देश कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, भारत। अभी हाल ही में हमारे इसरो ने एक भारत लिखी थी 2023 में, हाँ, चंद्रयान 3, वो भी साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग की, और ऐसा करने वाला वो विश्व का पहला देश हो गया है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है, इसका उपनाम मून स्नाइपर है, और यह सटीकता के साथ अपने निर्दिष्ट स्थल के 100 मीटर के दायरे को लक्षित करता है। इसका मिशन एक उद्देश्य चंद्रमा के क्षेत्रों में ऑक्सीजन, पानी के संभावित क्षेत्रों को पता लगाना, जो जीवन को बनाए रखने और रॉकेट ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर इन तीनों कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यह द हिंदू में आई हुई है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे अपने भारत की है इसरो, जापान की जाक्सा, तो यह देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से जापान एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर देख सकते हैं एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो यह जो है मून स्नाइपर नाम से जानी जाती है। इसका काम ही यही है, मतलब यह जो किया गया है 100 मीटर के टारगेट पर उतरने का प्रयास किया है, और इसमें ऑक्सीजन, ईंधन और पानी के स्रोत का पता लगाया जा सकता है, सटीक पता लगाया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें उत्तर क्या होगा, तीनों कथन सही होगा। अच्छा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह तीनों कथन सही है, का उत्तर इसका डी, सही उत्तर दिया आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं, 2016 में आया हुआ प्रश्न है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भुगतान बैंकों की स्थापना की अनुमति दी जा रही है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोबाइल टेलीफोन कंपनियां और सुपरमार्केट श्रृंखलाएं जिनका स्वामित्व है और नियंत्रण निवासियों के पास है, भुगतान बैंकों के प्रमोटर बनने के लिए पात्र हैं। दूसरा, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तीसरा है, भुगतान बैंक ऋण देने की गतिविधियां नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन तीनों कथनों पर विचार कीजिए। तब तक थोड़ा सा हम लोग पेमेंट बैंक के जो प्रवर्तक बनने के जो लोग पात्र हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मौजूदा गैर बैंक प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करता एनबीएफसी कॉर्पोरेट, व्यवसाय संवाददाता, मोबाइल फोन कंपनियां, सुपरमार्केट श्रृंखलाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, वास्तविक क्षेत्र की सहकारी समितियां, ये सब भुगतान बैंक मांग जमा कर स्वीकार कर सकते हैं। भुगतान बैंक को एटीएम, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं होता है। और आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान बैंक ऋण देने की गतिविधियां नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। तो भुगतान बैंक ऋण देने की गतिविधियां नहीं कर सकते, तीसरा सही है, और पहला सही, दूसरा गलत है, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते। तो ऐसे में 1 और 3 कौन सा कथन है, बी एकदम सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, इसको यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल क्वांटम मिशन की, यानी राष्ट्रीय
आज का दो तथ्य है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो यहां पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विषयात्मक केंद्र स्थापित करने के लिए पूर्व प्रस्तावों का आह्वान किया गया है। यानी किसने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो दोस्तों, यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है क्या? यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी अध्यक्षता में 19 अप्रैल 2023 को 2023-24 से लेकर 30-31 तक 6000 से अधिक करोड़ रुपए की कुल लागत पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है। और इसका लक्ष्य यही है कि बीज पोषण, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। और इस तरह से क्वांटम टेक्नोलॉजी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को यह गति देगा, देश में पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा और भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन के विकास में अग्रणी देशों में से एक यह बना देगा। तो मिशन के उद्देश्यों में सुपर कंडक्टिंग, फोटोनिक तकनीक जैसी प्लेटफॉर्मों में 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट के साथ मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना इसमें शामिल है। यह देख सकते हैं यह मिशन कितना सटीक समय, संचार, नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियों का प्रयोग, परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करने पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग गूगल फॉर्म भरें और 1 बाय 1 अपनी काउंसलिंग सेशन में भाग लें और इस तरह से एक बार में यूपीएससी क्रैक करें। दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, यह केंद्र बुनियादी व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान के सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगा और इस तरह से मिशन के संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय, ऊर्जा के साथ दवा डिजाइन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, सुरक्षा आदि को भी आदि क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा। और यह मिशन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्य जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी यह बहुत मात्रा में बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर से आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का फॉर्म, यूपीएससी एक बार में क्रैक करने के लिए आप गूगल फॉर्म पर जरूर जाएं और इस तरह से 1 बाय 1 काउंसलिंग सेशन आपका आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।